सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं और बाप जहांगीर, आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यापार। फील्ड मार्शल और वज़ीर आज़म की दरख्वास्त पर अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ जंगबंदी को गैर मुअय्यना मुद्दत तक बढ़ा तो दिया है, मगर आबनाए हुर्मुज़ पर अमरीकी बहरी नाकाबंदी जारी है और यही सूरत हाल आलमी मईशत के लिए इस वक्त सबसे बड़ा खतरा साबित हो रही है। चूँकि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ दुनिया की तकरीबन 20% तेल सप्लाई का रास्ता है। किसी भी रुकावट का बराह रास्त असर तेल की कीमतों पर फौरी पड़ता है और इसीलिए मार्केट शदीद गैर यकीनी का शिकार हो जाती हैं। ब्रेंट ऑयल इस वक्त $100 से ऊपर ट्रेड हो रहा है। कीमतें गिरने के बावजूद स्टेबल नहीं हो पा रही हैं। मामूली खबर भी कीमतों में बड़ा उतार चढ़ाव पैदा कर रही है और ईरान पर अमरीकी और इसराइली हमले के बाद से ईरानी हुकूमत ने स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ में जहाज़ों की नकलो हरकत महदूद की है। कभी वहाँ पर मुख्तसर दौरानी की इजाज़त किसी जहाज़ को दी जाती है और कभी मुस्तकिल तौर पर रोक दी जाती है। तो यही गैर मुस्तकिल पॉलिसी मार्केट के लिए इस वक्त सबसे बड़ा मसला है और इस वक्त असल में खेल है कि पहले कौन इस मामले पर झुकेगा। अमरीका ईरान पर दबाव डाल रहा है कि वो नया मुआहदा पेश करे और ईरान अमरीकी मुतालबात को गैर मुनासिब करार देकर मुज़ाकरात से इस वक्त थोड़ा सा हिचकिचाहट का शिकार है। अब इस्लामाबाद में होने वाले मुज़ाकरात का दूसरा दौर भी अभी तक गैर यकीनी का शिकार है, मुबहम है। कोई खातिर इसमें कोई हतमी बात अभी तक नहीं कही जा सकी है और इस सूरत हाल का असर सिर्फ तेल तक ही महदूद नहीं है। आलमी स्टॉक मार्केट्स भी इस वक्त तकसीम का शिकार दिखाई दे रही हैं। एशियाई मार्केट्स में कमी देखी गई जबकि कुछ बड़ी मार्केट्स में मामूली बेहतरी आई है। इन्वेस्टर्स इस वक्त रिस्क लेने से गुरेज कर रहे हैं। जब तक कोई वाज़ेह मुआहदा नहीं हो जाता, यही सूरत हाल बरकरार रही तो फिर मामलात किस जानिब जाएंगे। अगर मुज़ाकरात खुदा न खास्ता नाकाम होते हैं और जंग का दोबारा आगाज़ होता है तो तेल की कीमत फिर $100 से कहीं ऊपर जा सकती है। इसका मतलब यह है कि आलमी महंगाई में मज़ीद इजाफा होगा। बरतानिया में पहले ये महंगाई 3.3% तक पहुँच चुकी है। तवानाई की कीमतें बढ़ने से प्रोडक्शन कॉस्ट में भी इजाफा हो रहा है। इसका असर खुराक और दीगर ज़रूरी अशिया पर भी पड़ रहा है। पाकिस्तान के लिए सूरत हाल के दो पहलू हैं। अब एक तरफ हम सिफारती अहमियत में इजाफा होते देख रहे हैं जो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन दूसरी तरफ महंगे तेल की वजह से इम्पोर्ट बिल बढ़ने का खतरा मौजूद है जो बढ़ भी रहा है हमारा। अब अगर बहरान तवील होता है तो पाकिस्तान जैसे इम्पोर्ट ड्रिवन इकोनॉमीज़ पर दबाव मजीद बढ़ेगा। अब दूसरी जानिब अमरीकी फेडरल रिजर्व की क़यादत में तब्दीली भी मार्केट के लिए अहम हो सकती है, लेकिन पाकिस्तान पर इससे क्या असर पड़ेगा अगर ये मामला मजीद आगे जाता है, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब मेंबर हैं स्टैंड फाइनेंस एंड रेवेन्यू के, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के MNA। मिर्ज़ा साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। अब ये अगर ये $100 से ऊपर ही इस वक्त तेल ट्रेड करता रहता है, ये मुज़ाकरात का दूसरा दौर भी कोई खातिर ख्वाह नतीजा खेज साबित नहीं होता, तो अगले 1 महीने 2 महीने में किस जानिब जाते आप मामला देख रहे हैं माशी एतबार से? देखिए, सोचा ये जा रहा था कि दूसरा दौर होगा और फौरन मुआहदा साइन हो जाएगा, थिंग्स विल गेट बैक टू नॉर्मल, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और इसमें दोनों साइड पे मुझे तो रिलक्टेंट नज़र आ रहे हैं। ईरान बहुत ज़्यादा है और उसका मेन वजह यह है कि ट्रस्ट डेफिसिट है। ट्रस्ट डेफिसिट तो एक बड़ा वेग सा सेंटेंस है। इसमें जो मसला ये है कि दोनों की अपनी अपनी रेड लाइंस हैं जो वो क्रॉस नहीं करने देना चाहते किसी को, और उन्होंने उसको स्पेल आउट कर दिया, जिसमें एक तो हम रोज़ का ओपनिंग करना, ब्लॉकेट हटाना है, और दूसरा यूरेनियम इनरिचमेंट का है, जिसको वो कहते हैं ये आप कह रहे हैं किसी को दे दो, ये हमारी मदर है, हम इसको नहीं देंगे, मदरलैंड है हमारी जैसे। तो दोनों ने बड़ी स्टैंड और वाज़ेह स्ट्रॉन्ग पोजीशन ली हुई है। मुझे जो फिक्र है वो ये है कि आपने देखा होगा कि जब जंग में स्पाइक आया था, यानी जंग में तेजी आई थी, तो $120 तक पेट्रोल की कीमत पहुंच गई थी, जो 1970 से सबसे ज़्यादा ऊंची लेवल है, हद है। अब अगर यही रहा और मुआहदा नहीं होता और ये वापस चले जाते हैं या जंग शुरू हो जाती है, तो लोगों की फोरकास्ट है कि 130 से $150 फी बैरल तक ये पहुंच सकता है। ये वो लेवल है जिसमें डेवलपिंग कंट्रीज, डेवलप्ड कंट्रीज कोई भी इसको अफोर्ड नहीं कर सकते। इसमें सिवाय 2 ममालिक के जो गेनर होंगे, जो एक USA है और एक रशिया है जो अपना तेल महंगी कीमत पे देगा, तमाम कंट्री जिसमें बिलखुसूस पाकिस्तान, इंडिया है और इजिप्ट है और दूसरे डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, वो जो है बुरी तरह से उन पे इकोनॉमिक जो है दबाव आ जाएगा। अब हमारी इन चीज़ों से, दबाव से क्या क्या नुकसानात हो सकते हैं अरबाब साहब? पहला तो हमारा यह है कि अफरात-ए-ज़र बढ़ेगा और अफरात-ए-ज़र पाकिस्तान में भी फोरकास्ट बढ़ा के 7% तक की एक दी गई है।
यूके में ऑलरेडी आपने जैसा कहा 3.3 बढ़ चुका है और गोइंग अपवर्ड। और उसके साथ साथ हमारा ग्लोबल इन्फ्लेशन जब बढ़ेगा तो उसको 2 से 3 साल लगेंगे वापस आने में। ये मत सोचिए कि शॉर्ट टर्म वो वापस आएगा। फिर ग्लोबल ग्रोथ जीडीपी की सबकी कम होगी। पाकिस्तान की भी जो हमने 3.5 की थी वो नहीं हम हासिल कर पाएंगे। फूड सप्लाई चेन मुतासिर होगी। फूड सिक्योरिटी पे सवालिया निशान आ रहे हैं। वो ममालिक जिनकी यहाँ लॉजिस्टिक नहीं है या ख़त्म हो जाएगा, बंद हो जाएगा, वो बुरी तरह से मुतासिर होंगे। फिर शिपिंग एंड लॉजिस्टिक, इंश्योरेंस प्रीमियम आपको पता है ऑल टाइम हाई इस वक्त जहाज़ों का हो गया है, जिसकी वजह से इनकी कीमतें बढ़ गई हैं, लॉजिस्टिक कॉस्ट बढ़ गई है। ये तमाम वो चीज़ें हैं जो मैं समझता हूँ ग्लोबली इकोनॉमी को आपके हिट करेंगी और उसमें पाकिस्तान भी बाहर नहीं है। पाकिस्तान का इंपोर्ट बिल बढ़ेगा, 3 से 4 बिलियन डॉलर की किक हमको पड़ सकती है। और जब वो बढ़ेगा, तिजारती खसारा बढ़ेगा तो करंट अकाउंट खसारा बढ़ जाएगा। आपने बर्न्ट ऑयल की $103 फी बैरल पे तो आ गए हैं, लेकिन ये टेक ऑफ की जगह क्योंकि 120 तक तो टच करके वापस आ चुकी है तेल की कीमतें। तो ये चीजें, और उसके बाद दुनिया में एक ग्लोबल एनर्जी शॉक, ये ब्लूमबर्ग का एक जुमला है जो उन्होंने यूज किया है, वो एक एक्सपेक्टेड है। सही। आमिर साहब, ये कॉस्ट तो ज़ाहिर है बढ़ी रही है, लेकिन कॉस्ट का हमारे यहाँ तो पहले भी इशू था, खासतौर पर हमारी एक्सपोर्ट्स को लेके, हमारी इंडस्ट्री को लेके। हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट बहुत ज़्यादा थी, इसीलिए हम कम्पीट नहीं कर पाते थे इंटरनेशनल मार्केट्स में भी। अब ये एक्सपोर्ट अगर हम अपनी नहीं बढ़ा सकेंगे या मेनटेन नहीं रख सकेंगे, थोड़ी सी नीचे भी चली जाएंगी, तो ये इसको कितना हमें नुकसान होगा। चूँकि रेमिटेंसेज भी हमारी डिस्टर्ब हो सकती हैं। जब गल्फ़ कंट्रीज़ की इकॉनमी मुतासर होगी तो ऑटोमेटिकली हमारी रेमिटेंसेज को उस पर डेंट लगेगा, जो अभी तक तो बैरल नहीं लगा है, लेकिन आगे तो ये एक्सपेक्टेड है। देखिए, $40 बिलियन की पिछले साल हाईएस्ट रिकॉर्ड रेमिटेंसेज हुई थी। इस बार जो लोग वापस आ रहे हैं, जो अनएम्प्लॉयमेंट हो रहा है, जो रिट्रेंचमेंट हो रही है, उनसे मैं समझता हूँ रेमिटेंसेज में वाज़े कमी होगी। और रेमिटेंसेज कम होंगी, इंपोर्ट बिल बढ़ेगा, एक्सपोर्ट कम होगा। 3 तरह से आपके रिजर्व स्क्वीज हो जाएंगे। हमारे डॉलर रिजर्व जो है, ज़र मुबादला के ज़खायर, वो कम होंगे और उसकी वजह से फिर क्या होगा, उसकी वजह से करंट अकाउंट का सारा हमारा जो है दोबारा मंफी में आ जाएगा, जो बड़ी मुश्किल से अब मुस्बत में आया है। तिजारती खसारा आपका बढ़ जाएगा क्योंकि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ जाएंगी आपकी, और पैदावारी लागत बढ़ेगी। तो मैं समझता हूँ सबके लिए दुनिया में जो विन विन है वो ये है कि मुआहदा हो, मुज़ाकरात हो और इसका कोई हल निकले, मूव फॉरवर्ड। अगर ये अनसर्टेनिटी इसी तरह की रहती है, ये ज़्यादा खतरनाक है, इसमें कोई पोजीशन ही नहीं ले सकता। हमें अभी डेटा फिगर सामने है ही नहीं। हमारी स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस की मीटिंग, जिसका मैं मेंबर हूँ, वो 2 बार कैंसिल हो चुकी है इस्लामाबाद में। अच्छा। अब फिर 30 तारीख को रखा गया और बजट के लिए अर्जेंट फैसले हमने कर रहे हैं। तो अनसर्टेनिटी मैं समझता हूँ सबसे ज्यादा खतरनाक चीज होती है, क्योंकि उसमें आप कोई पोजीशन नहीं ले सकते, आमिर साहब। पता नहीं होता। मैं ये इसी सवाल की तरफ आ रहा था कि जो अनसर्टेनिटी अगर अभी भी थोड़ा सा प्रोलॉन्ग करती है, तो जो थिंक टैंक है इस वक्त, जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है या पेट्रोलियम मिनिस्ट्री है या आपकी जो स्टैंडिंग कमेटी है, अब स्ट्रेटजी क्या है आप लोग की, आप लोग के जहनों में क्या है, आगे तैयारी किस तरह से करनी है, गवर्नमेंट ने पब्लिक तक रिलीफ कैसे ट्रांसफ़र करना है, चूँकि हालात तो सख्त से सख्त होते जा रहे हैं। देखिए, LPG बंद हो गया है ना, LNG कतर ने शट डाउन कर दिया है। जो हमारे मुआहदे थे उसके हिसाब से कार्गो नहीं आ रहा है, तो वो आपकी गैस की शॉर्टेज होगी और इधर फ्यूल की कीमतें आपकी बढ़ेंगी। अभी भी पाकिस्तान की एक बड़ी मकदार जो है वो फर्नेस ऑयल से बिजली पैदा की जाती है। लिहाजा हमें ऑल्टरनेटिव जो मुतबादिल ज़राए हैं बिजली पैदा करने के, उस पर जल्द से जल्द शिफ्ट होना है। सोलर वालों ने एक बेहतरीन अमली मुजाहरा किया था, लेकिन हुकूमत को राह से नहीं आ रहा है, वो इसलिए कि वो चाहते हैं कि उनके पास जो इजाफी बिजली है ग्रिड पे, वो उनको टकाएं, वो उनको बेचें, वो उनके सर पे थोप दें महंगी दामों वाली,
और सस्ती सोलर की एनर्जी जो वो अपने पैसों से पैदा कर रहे हैं छतों के ऊपर और दूसरे पैनल लगा के, वो बढ़ नहीं पाए। लेकिन मैं आपको बतला रहा हूँ, दे कांट स्टॉप इट। पीपल अगर नेट मीटरिंग भी नहीं देंगे तो वो अपना बैटरीज की तरफ जा रहे हैं और रात को वो उसको सेव करके यूज करेंगे। तो एनर्जी की कीमतें मैं नहीं समझ रहा कम होंगी, जबकि इंटरनेशनल मार्केट में 8 सेंट से ज्यादा है ही नहीं। चाहे बांग्लादेश ले लें, वियतनाम ले लें, कंबोडिया ले लें, इंडिया ले लें, चाइना ले लें, तो 8 सेंट्स पे आपने आना होगा, नहीं तो एक्सपोर्ट आपकी यही तो है। अब मिर्जा साहब ये बताएं कि इसका क्या इस वक्त क्या इसका फिस्कल स्पेस अभी गवर्नमेंट के पास इन हालात में मौजूद है, और फिर अगला बजट भी चूंकि अब हफ्तों की दूरी पर है, महीनों की भी बात नहीं रही, उसकी भी तैयारी करनी है, उसमें कितना स्पेस मौजूद होगा गवर्नमेंट के लिए? बजट है और हमारा पूरा 1 महीना बजट पे बहस है, तो ये तो हम बिल्कुल खड़े हैं। उसमें प्रपोजल्स क्या हैं आप लोगों के, तजावीज़ क्या है गवर्नमेंट के लिए कि रिलीफ कहाँ एक्सपेक्टेड है दे सकती है गवर्नमेंट? सुपर टैक्स में कमी, सैलरी क्लास के लोगों की तनख्वाहों में कमी, और इस तरह की हमने काफी व्हीकल्स वगैरह में रेगुलेटरी ड्यूटी काटना है। और फिर IMF की भी कंडीशन है ना, वो भी गले में हमें पहना देते हैं, तो फिर आपके पास ज्यादा चॉइस नहीं होती एक्सेप्ट कि उसको आप माने और आगे चले। अब स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स को जैसे वो बंद कर रहे हैं, फ्री ड्यूटी फ्री टैक्सेस की जो मराहत है वो खत्म कर रहे हैं, और जहाँ दे दी गई है स्पेशल इकोनॉमिक जोन में, वहाँ भी 2035 के बाद ये सस्पेंड हो जाएगी। और मेरे साहब ये आप लोग की डिमांड्स बड़ी वैलिड नजर इन हालात में, लेकिन इन डिमांड्स पर अभी इनिशियल रिएक्शन कोई है, कोई रिस्पॉन्स है गवर्नमेंट की तरफ से कि इनको कंसीडर करेंगे सीरियसली इस बजट में? देखिए सुपर टैक्स में तो क्योंकि ये क्रिमिनल है, ये बहुत ज्यादा है, बहुत लोग परेशान है। कारपोरेट सेक्टर का टैक्स 60% बन गया टोटल, 58 to 60%। कौन 60%? अगर कोई 1 मिलियन कमाएगा तो 600,000 आपको दे देगा, ये नहीं होता। ये लोग या तो पैकअप करेंगे या फिर आपकी इंडस्ट्रियल। और मेरे साहब ये 15-20% के फर्क से सैलरीड क्लास का भी यही हाल है कमोबेश। सैलरी क्लास के साथ तो मुझसे वादा किया था औरंगजेब साहब ने कि मुझे तकलीफ है उनकी सैलरीज पे टैक्सेस बहुत बढ़े। उन्होंने वादा किया था मुझसे कि इसको हम कम करेंगे, लेकिन IMF के अप्रूवल बगैर ये सब चीजें नहीं की जा सकती। उसमें भी ये हमारे साथ बड़ी मजबूरियां हैं। अच्छा, हाथ बंधे हैं। चलें अब देखते हैं कि कितने वो वादे पूरे करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मिर्जा इख्तियार बेग साहब, मेंबर स्टैंडिंग कमेटी फॉर फाइनेंस एंड रेवेन्यू हमारे साथ। आपने सुनी, एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, एक और आम मौजू पर बात करेंगे। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। ईरान इसराइल जंग और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में कशीदगी ने वर्ल्ड एनर्जी मार्केट को हिला कर रख दिया है, और तेल की सप्लाई के खदशात ने पेट्रोल के कीमतों को ऊपर धकेला है, जिसका बराह रास्त असर यूरोप के साथ साथ पाकिस्तान जैसे ममालिक में भी महसूस किया जा रहा है। ऑटो सेक्टर इस सिलसिले में बहुत ज़्यादा मुतासर हुआ है। यूरोप में महंगे फ्यूल्स ने कंज्यूमर ट्रेंड्स को तेज़ी के साथ तब्दील किया है, जहाँ मार्च 2026 में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की फ़रोख्त में 51% इजाफा सामने आया है। न्यू ऑटोमेटिव की रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ एक माह में 2,24,000 से ज़ायद EVs वहाँ रजिस्टर हुई हैं, जो कुल नई गाड़ियों का 22% बनती हैं। यूरोप की बड़ी मईशतों जैसे जर्मनी के साथ फ्रांस और इटली में ये तब्दीली बहुत ज़्यादा नुमायाँ हो रही है। जर्मनी में हर 4 में से 1 नई गाड़ी इलेक्ट्रिक व्हीकल है, जबकि फ्रांस में EV का शेयर 28% तक पहुँच गया। इस ट्रेंड ने जो इसकी बुनियादी वजूहत हैं बहुत ही सादा हैं। एक तरफ ये कि ज़ाहिर महंगा पेट्रोल और फिर दूसरी तरफ सस्ती बिजली। पाकिस्तान में भी यही पैटर्न अब वाज़े हो चुका है। पेट्रोल की कीमतों में तेज़ी से इजाफे ने रिवायती गाड़ियों की डिमांड को किसी हद तक कम किया है, जबकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की डिमांड में अच्छा खासा इजाफा हो रहा है। फ़ी किलोमीटर खर्च का फ़र्क फैसला कुन साबित हो रहा है। जहां पेट्रोल गाड़ी 40 रुपये फ़ी किलोमीटर से ज़ायद खर्च लेती है, वहीं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स अब 5 से 10 रुपये के दरमियान इनकी ये कॉस्ट है, जो कि एक बड़ा वाज़ेह फ़र्क है। अब इससे कंज्यूमर्स माहाना 30,000 से 60,000 रुपये तक भी बचा सकते हैं। हुकूमत पाकिस्तान ने भी इस ट्रेंड को सपोर्ट करने के लिए पॉलिसी इक़दाम अच्छे खासे तेज़ कर दिए हैं। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में 5 साल में 30% गाड़ियों को
इलेक्ट्रिक गाड़ियों में तब्दील करने का टारगेट रखा गया है। इस इकदाम से $4.5 बिलियन की फ्यूल इंपोर्ट्स में बचत हो सकती है। सरकारी मुलाजमीन के लिए आसान इक़सात पर इलेक्ट्रिक बाइक्स और फिर कम आमदनी वाले तबके के लिए सब्सिडी जैसे इकदाम डिमांड को मजीद बढ़ा रहे हैं। चाइना का इसमें रोल बड़ा ही कलीदी है, बुनियादी हैसियत रखता है, चूंकि चाइना के बड़े इलेक्ट्रिक व्हीकल ब्रांड्स न सिर्फ आलमी मार्केट पर इस वक्त हावी हो रहे हैं बल्कि पाकिस्तान में भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। कराची के करीब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स असेंबली प्लांट की तामीर इस बात का बड़ा वाज़ेह सबूत है कि पाकिस्तान मुस्तकबिल की ऑटो मार्केट में इस वक्त दाखिल हो रहा है। चीनी कंपनीज की कम कॉस्ट प्रोडक्शन और बैटरी टेक्नोलॉजी ने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को मजीद रीचेबल बना दिया है, लेकिन इस सिलसिले में चैलेंजेस ज़ाहिर अब भी मौजूद हैं। खासतौर पर पाकिस्तान में चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर अभी भी इब्तदाई मरहले में, जबकि बैटरी की कीमत और उसकी लाइफ के हवाले से कंज्यूमर्स में भी अच्छे खासे खदशात पाए जाते हैं। बिजली की फराहमी भी ज़ाहिर एक बड़ा अहम मसला है जो इस वक्त बहुत ज़्यादा मुतासिर है हमारे मुल्क में। इसके बावजूद अगर तेल की आलमी कीमतें बुलंद रहती हैं तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ मुंतकली बहुत ज़रूरी हो सकती है। अब लोगों का इसमें ट्रेंड क्या है और ये कितना बेहतर एक ऑल्टरनेट साबित हो सकती है एग्जिस्टिंग कार्स का, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। सोलिया हसन साहिबा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं। सोलिया साहिबा, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। अब ये जो इस वक्त सूरत हाल है दुनिया की, ज़ाहिर है तेल की प्राइसेस बहुत तेज़ी के साथ ऊपर जा रही हैं, लेकिन हमारे यहाँ मसला है कि इलेक्ट्रिसिटी की शॉर्टेज और फिर वो भी अब महंगी हो रही है। तो एक बेहतर ऑल्टरनेट इस वक्त इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं एग्जिस्टिंग कार्स का? बिल्कुल हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बगैर तो अब सर्वाइवल नहीं है। जो पूरी दुनिया में आपने देखा कि फ्यूल प्राइसेस कैसे ऊपर जा रही हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ एक मेन रूट था जिसके थ्रू ऑयल जो है वो आता था, इंपोर्ट हो रहा था डिफरेंट कंट्रीज़ में थ्रू आउट द साउथ एशियन स्टेट्स। तो अब जबकि यहाँ पर यूरोप में हर जगह आप देख रहे हैं कि पेट्रोल की कीमतें फ़ी बैरल जो है वो इतनी बढ़ गई हैं, तो देयर इज़ नो अदर वे आउट। दिस इज़ द ओनली सोल्यूशन जो कि इस प्रॉब्लम का है कि आप एक इलेक्ट्रिक गाड़ी रखें। लेकिन जहाँ आपने ये बात की कि गवर्नमेंट इसमें क्या सपोर्ट कर रही है, देखें एक साइड पर गवर्नमेंट कह रही है कि हम इलेक्ट्रिक गाड़ियों को जो है वो फ़रोग़ देना चाहते हैं। 2030 तक हम 30% तक अपनी जो व्हीकल्स हैं वो इलेक्ट्रिक में करेंगे, उससे भी पहले हो जाएगी। एट द सेम टाइम जो भी सोलर की नेट मीटरिंग का सिस्टम इन्होंने लगाया हुआ था, जो कि पंजाब साइड, लोअर पंजाब, अपर पंजाब, नॉर्थ ऑफ पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा जिसका ट्रेंड है, कराची में या साउथ में ज़रा कम है। तो सोलर का जो ट्रेंड था वो उन्होंने और डिफ़िकल्ट कर दिया लोगों के लिए कि जो नेट मीटरिंग में रेट डाल रहे हैं बिजली का, वो डिफ़िकल्ट कर दिया। ये भी एक फैक्टर है जो कि लोग सोचने पर मजबूर हो रहे हैं इलेक्ट्रिक लें कि ना लें। एट द सेम टाइम खर्चा इतना बड़ा है कि इलेक्ट्रिक के बगैर उनको कुछ नजर भी नहीं आ रहा। बट गवर्नमेंट की जो एक ये नई काविश है कि इन्होंने जितने भी अब नए पेट्रोल स्टेशंस लग रहे हैं उसके ऊपर एक तो प्रोविजन है स्टेशंस की, इलेक्ट्रिक स्टेशंस की लगाने की, कोई ना कोई उनका यूनिट लग सकता है वहाँ पर। नीका की इन्होंने शराइत आहिस्ता आहिस्ता बहुत ही फ्लेक्सिबल कर दी हैं, वो बहुत अच्छे तरीके से लाइसेंसिंग कर रहा है, पहले बहुत प्रॉब्लम्स होती थी। एट द सेम टाइम जो सोलर नेटवर्क है उसके ऊपर काम ठीक करने की जगह ऑपोजिट डायरेक्शन में गवर्नमेंट जा रही है। अपनी प्रोक्योरमेंट गवर्नमेंट ने कहा कि हम सारी इलेक्ट्रिक की करेंगे, या ऑर्डर्स भी हर जगह पास हो गया, लेकिन प्रोक्योरमेंट के ऊपर ओवरऑल उन्होंने बैन लगा दिया। तो अब जब तक पुरानी गाड़ी डिस्पोज ऑफ करके गवर्नमेंट इलेक्ट्रिक के ऊपर नहीं शिफ्ट होगी, तब तक ये रुझान पाकिस्तान में आएगा तो सही, लेकिन बहुत तेजी से नहीं आएगा, क्योंकि लोगों का ट्रस्ट होता है कि गवर्नमेंट जो गाड़ियां बाय कर रही है, अगर इलेक्ट्रिक के ऊपर गवर्नमेंट शिफ्ट हो रही है तो लोग भी आमतौर से यही उनके दिमाग में आता है कि ये एक बेहतर टेक्नोलॉजी है जिस पर के गवर्नमेंट भी जा रही है। और गवर्नमेंट ने पूरी दुनिया में जहां भी इलेक्ट्रिक गाड़ियां जा रही हैं, प्राइस हाइक से पहले भी वहां पर प्रोविजंस गवर्नमेंट देती है। चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर प्रॉफिट के जो मार्जिन हैं वो अच्छे देती है गवर्नमेंट, उसके बाद सब्सिडीज देती है। तो इस वक्त मैं समझती हूँ कि हमारे पास पंजाब गवर्नमेंट इतना काम कर रही है, इलेक्ट्रिक पर कोई नहीं कर रहा, और यहाँ पर लोगों का रुझान पंजाब में इस वजह से एकदम से इलेक्ट्रिक के ऊपर ज्यादा आएगा। अगर आप एक्साइज एंड टैक्सेशन का डाटा उठाते हैं तो सबसे ज्यादा मैक्सिमम पिछले एक महीने में और अभी भी जो इलेक्ट्रिक का नंबर है वो बढ़ रहा है। एक और चीज़ इसमें ऐड करने जाऊंगी कि हमारे पास जो पाकिस्तान में इस वक्त डाटा चल रहा है, इलेक्ट्रिक गाड़ी 1% है ऑफ द टोटल जो कार मार्केट है हमारे पास, बल्कि उससे भी स्लाइटली कम है, अराउंड 0.8% है। तो उसमें एकदम से एक तेजी आई है और 1 की परसेंटेज को इलेक्ट्रिक गाड़ियों ने क्रॉस किया है। बट अभी भी यही है कि हर रीजन में एक फेडरल गवर्नमेंट की कोई ऐसी पॉलिसी नहीं है कि वो एक ही पॉलिसी दे कि इतनी बैटरी की गाड़ी के ऊपर इतनी एक्साइज एंड टैक्सेशन के आपको चार्जेस लगेंगे, गाड़ी को रजिस्ट्रेशन के ये चार्जेस लगेंगे। तो ये यूनिफॉर्मिटी लाना बेहतर है। बट
एज यूर सेइंग कि ये बहुत फ़ायदा हो गया है लोगों को कि जब वो इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर स्विच करना स्टार्ट हो गए हैं। सोले साहब, अब ये जो इस वक्त दुनिया के हालात थोड़े से नॉर्मल रूटीन से हट के पिछले 2 महीने में हुए हैं, जब ये रूटीन पे वापस आएंगे, ऑयल प्राइसेस डाउन हो जाएंगी, तो अभी जो ईवी की बढ़ती हुई डिमांड है उसमें फिर कोई ब्रेक आएगा, लोगों का इंटरेस्ट फिर कुछ कम होगा, या अब ये ग्रेजुअली ये मार्केट बढ़ती रहेगी, डिमांड बढ़ती रहेगी? देखिए अल्टीमेटली अब ये डिमांड बढ़ती रहेगी, जितने भी अच्छे हालात हो जाएं। पीपल हैव रियलाइज्ड कि पेट्रोल के ऊपर इश्यूज कभी भी अराइज हो सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, कभी भी अब जिस तरह घर का एक यूनिट हमें टैक्स समेत 70 रुपए का पड़ता है, मैक्सिमम अगर आप बहुत ज़्यादा लगा लें, इलेक्ट्रिसिटी का रेट बढ़ गया, 100 रुपया बढ़ गया, ठीक है। पेट्रोल तो 100 रुपए पर कभी भी नहीं आना, नो मैटर व्हाट। उसके अलावा जो मेंटेनेंस चार्जेस हैं पेट्रोल गाड़ी के, वो हैं। फिर एट द एंड ऑफ द डे अगर हम क्लाइमेट के बारे में सोचें तो हमारे बच्चों ने आगे इसी मुल्क में रहना है, हमें एनवायरनमेंट को भी देखना है। तो एवरीवन, आई वुड से इट्स हाई टाइम कि इसमें अपना हिस्सा डालें। एंड आई थिंक दैट पीपल हैव लर्न देयर लेसन। आहिस्ता आहिस्ता एज अ सोल्यूशन लोग जो है ना ईवी गाड़ियों की तरफ आएंगे और ये बढ़ता रहेगा ट्रेंड। ये रीजनल ट्रेंड नहीं है, ये नेशनल ट्रेंड नहीं है, ये दुनिया का ट्रेंड है। 2 ही टेक्नोलॉजीज़ हैं, या आइस है या इलेक्ट्रिक है, बाकी तो सारी ट्रांजिशनल टेक्नोलॉजीज़ हैं। तो अल्टीमेटली अब नई यही है, सर्वाइवल इंसान का यही है कि वो बेहतर से बेहतर टेक्नोलॉजी की तरफ और बेहतर से बेहतर जो नई दरियाफ्त आ रही है ऑटोमोटिव्स में, जो भी नए काम हो रहे हैं, डिस्कवरीज हो रही हैं, उसके ऊपर शिफ्ट करें। तो वहीं शिफ्टिंग हो रही है, तो ग्लोबल चेंज है। सही। और जो ज़्यादा कॉस्ट का एक परसेप्शन है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का, वो 2 व्हीलर्स में भी और 4 व्हीलर्स में भी, मासेस के लिए 2 व्हीलर्स पर यानी बाइक्स पर, और फिर अपर मिडिल क्लास के लिए 4 व्हीलर्स पर। तो ये वाकई ये दुरुस्त है, वन टाइम इन्वेस्टमेंट ज़ाहिर है पहले एक बड़ी है, उसके बाद ये सारी आप बचत तो कर सकते हैं, लेकिन वो वन टाइम इन्वेस्टमेंट एग्जिस्टिंग कार से या एग्जिस्टिंग बाइक से कहीं ज़्यादा है। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं कि ये पर से बात है। अगर आप अभी कोई भी एक इलेक्ट्रिक बाइक उठाएं और उसके लेवल की एक पेट्रोल की बाइक उठाएं, उसमें हार्डली आपको 20 से 30 हज़ार का डिफरेंस मिलेगा, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। नंबर 1, गाड़ियों में भी यही हिसाब किताब है, डिपेंडिंग ऑन द टेक्नोलॉजी, द साइज़ ऑफ द बैटरी, और किस लेवल की वो गाड़ी है, या 2 व्हीलर है या 3 व्हीलर है, उसके ऊपर प्राइसिंग डिसाइड होती है। पहले तो ये एक मिसकंसेप्शन है, जो बात कहते रहते हैं ना हम लोग ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, तो हम बस उसको मान लेते हैं शायद ये सही है, बट इन रियलिटी मार्केट में आप जाएंगे तो ऐसा नहीं है। सेकेंडली, जो आप एक पेट्रोल की गाड़ी या बाइक लेते हैं, आप मुसलसल उसके अंदर पेट्रोल डाल रहे हैं। आप फॉर एग्जांपल 100 रुपए का फ्यूल डाल रहे हैं, तो 60 रुपए का यूज़ हो रहा है, 40 रुपए का हीट में उड़ रहा है। तो फ्यूल एफिशिएंसी इतनी ही है फ्यूल की। इलेक्ट्रिक पे 99.9% आपकी एनर्जी या जो भी मोड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है फॉर एग्जांपल उससे चार्ज होती है, 99.9% एफिशिएंसी है इसकी। नंबर 1। नंबर 2, मेंटेनेंस कॉस्ट इलेक्ट्रिक की कुछ भी नहीं है। आप बेफिक्र हैं, आपने एक दफ़ा गाड़ी ले ली या आपने बाइक ले लिया, अब आपको सिर्फ ये प्लान करना है कि आपने उसको चार्ज किस टाइम पर करना है, आपकी यूटिलिटी आवर्स कितने हैं, उसकी रेंज कितनी है, आपने प्लान करके निकलना है। ऐसे ही आप, ये सच है, मुंह उठाकर नहीं निकल सकते, जैसे पेट्रोल गाड़ी में पेट्रोल डाला निकल गए, अनप्लान्ड आप निकल गए। इसमें अगर आपको प्लानिंग करनी पड़ती है, अगर ये कॉस्ट आप पे कर रहे हैं प्लानिंग की, तो उसके अगेंस्ट आप फ़ायदा 10 टाइम्स बढ़ा रहे हैं। आपका 60% जो भी पेट्रोल का खर्चा है वो कम हो जाएगा इलेक्ट्रिक यूज़ करने से। आप 40% के अगेंस्ट 60% बचा रहे होंगे। सो ये एक माइंडसेट है जिसमें हम सब लोगों को कन्वर्ट होना है कि हमारी सेविंग इतनी हो जाती है उसके ऊपर कि जहां हमने बेचकर उसको एक एज एन एसेट कोई पैसे लेने, तो 1-1.5 साल 2 साल गाड़ी की तरफ देखें तो 2.5 साल 3 साल में ROI आ जाता है, तो एक नई गाड़ी आ जाती है आपके पास उसकी। तो इस तरह से आपने सोचना है, और बिल्कुल ये ज़्यादा खर्चा नहीं और है। आखिर में ज़रा कॉस्ट के साथ, सोले साहब, कॉस्ट के साथ परफॉर्मेंस का भी एक ब्रीफ कंपैरिजन आप कर दिएगा, जिस तरह अभी आपने कॉस्ट पर रोशनी डाली है ज़रूरी। जी। देखिए, परफॉर्मेंस में तो ये बात याद रखें कि जो थ्रिल है या जो स्पीड है, जो पिकअप है, जो टॉर्क है इलेक्ट्रिक गाड़ी का, उसको पेट्रोल या डीजल की गाड़ी नहीं मैच कर सकती कोई। अच्छा। ये तो इट्स अ फैक्ट, नंबर 1। नंबर 2, परफॉर्मेंस में जहां एवरेज होती है, आप सड़क पर गाड़ी निकालेंगे, पर लीटर कॉस्ट आपकी आती है कि कितने किलोमीटर एक गाड़ी करती है 1 लीटर के अंदर। फॉर एग्जांपल, हम बेस्ट से बेस्ट छोटी से छोटी गाड़ी कहते हैं, हम कहते हैं जी बेस्ट परफॉर्मेंस दे रही है, ब्रांड न्यू गाड़ी है, 22 किलोमीटर करेगी। इफ़ आई एम रॉन्ग तो आप मुझे किसी भी जगह रोक सकते हैं। वो 22 किलोमीटर पर लीटर करेगी। उस 22 किलोमीटर में पर लीटर इस वक्त लीटर 350 रुपए का हुआ है। लेट्स टेक इट फॉर कैलकुलेशन से 350 का आपके पास लीटर आया है, और उसके अगेंस्ट आपकी एक यूनिट के अंदर गाड़ी जो इलेक्ट्रिक गाड़ी है वो उससे डबल कर रही है, 40 किलोमीटर कर रही है, और आपका यूनिट है 70 रुपए का। अब आप कैलकुलेट कर लें
कि आपको ऑन रोड गाड़ी कितने की पड़ रही है। ऑन रोड आपको गाड़ी बहुत सस्ती पड़ेगी, नंबर 1। नंबर 2, अगर आप ये भी निकाल लें कि अगर मैं सोलर लगाता हूँ, एक गाड़ी या एक मोटर बाइक कितना सोलर लेगा, आपके पास 3 किलोवाट का भी अगर सिस्टम लगा होगा तो आप इजीली अपनी गाड़ी भी चार्ज कर सकते हैं, बाइक भी चार्ज कर सकते हैं, रिक्शा भी चार्ज कर सकते हैं। सही। और उसकी कॉस्ट आपको पड़ेगी 5-1 लाख। अब उसके अगेंस्ट वो 5 लाख जरा आप डिवाइड करें ना साल के ऊपर, 2 साल के ऊपर, और पेट्रोल को उसी तरह डिवाइड करें कि महीने का इतना मेरा पेट्रोल लगता है। बिल्कुल ठीक। तो वो बहुत बचत हो जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया सालिया हसन साहब। इलेक्ट्रिक गाड़ी की हमेशा सुपीरियर है। ठीक है, बहुत शुक्रिया साहबा, इलेक्ट्रिक व्हीकल एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद थी। तेजी से प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। स्टॉक मार्केट आज भी 2400 पॉइंट्स के अराउंड उसका इंडेक्स नीचे गया है। ये मार्केट भी अब गैर यकीनी सूरत हाल से इस वक्त दो चार है, चूँकि दुनिया के हालात सबके सामने। अब कैसे इस मार्केट में दोबारा रिकवरी होगी जो 190s तक इंडेक्स पहुँचा चुकी थी और बड़ी इमर्जिंग मार्केट दुनिया की कंसीडर हो रही थी, इस पर गुफ्तगू करेंगे। शहरयार भट्ट साहब, मैनेजर हैं डार्सन सिक्योरिटीज़ के, हमारे साथ मौजूद हैं। शहरयार साहब, हफ्ता शुरू होता है डिक्लाइन के साथ, फिर 1-2 रोज़ थोड़े से बेहतर होता है, रिकवरी होती है, फिर एक बड़ा डिप आ जाता है मार्केट में जैसे आज आया है। तो ये सूरत हाल कंट्रोल में क्यों नहीं आ पा रही है? इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस क्यों बहाल नहीं हो पा रहा है? आज गैलप के सर्वे में भी बड़े फिगर्स वाजे हो गए। देखिए, ये सूरत हाल से पाकिस्तान नहीं बल्कि दुनिया भर की स्टॉक मार्केट्स के साथ इस वक्त जुड़ी हुई नजर आती है। तमाम मार्केट्स आप डोनाल्ड ट्रंप के एक बयान से अपसाइड पे चली आती हैं, डाउन साइड पे आ जाती हैं। इतनी वॉल्टिलिटी हमें नजर आ रही है, गैर यकीनी की सूरत हाल जो हम देख रहे हैं मशरिक़ वस्ता में जारी है। और जंग में जो मुज़ाकरात के हवाले से जो पेशरफ्त हुई थी, अब उसके इम्कानात कुछ मादूम होते हुए नजर आ रहे हैं। और अब कहा जा रहा है कि अब ये मुज़ाकरात वीकेंड्स के ऊपर हो सकते हैं। ईरान की तरफ से अब तक आमादगी जाहिर नहीं की गई, उसका नेगेटिव इम्पैक्ट आज एक बार फिर दुनिया भर की मार्केट्स में पड़ा है। जहाँ हमने देखा इंडियन मार्केट 600 से ज़ायद पर नीचे आई है। जापानीज मार्केट के अंदर भी हमने 1% से ज़ायद की कमी देखी। वजह इसकी है कि जब भी जंगी कशीदगी में इजाफा होता है तो फिर ऑयल प्राइसेस बढ़ना शुरू हो जाते हैं, जो 119 डॉलर तक गए थे और गिरने के बाद $84 तक भी आते हुए देखे। अब दोबारा हम देख रहे हैं कि $95 से ऊपर आ गए। उसका नेगेटिव इम्पैक्ट दुनिया भर के मार्केट पे पड़ रहा है और पाकिस्तान स्टॉक मार्केट भी जंग की सूरत हाल को फॉलो कर रही है। जो जंगी सूरत हाल चेंज होती है, मार्केट अकॉर्डिंगली ट्रेड करती है। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की अगर मैं बात करूँ तो काफ़ी पोटेंशियल मौजूद है मार्केट में। हम देख रहे हैं कि जो रिजल्ट सीजन चल रहा है करंटली, उसमें कंपनी ने बहुत अच्छे रिजल्ट पोस्ट किए हैं। खासतौर पर बैंकिंग स्टॉक्स की जाने से जो रिजल्ट हैं, सरमायाकार उनको नज़र में रखे हुए। और अब पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के सरमायाकार काफ़ी ज़्यादा हम कह सकते हैं स्मार्ट हो गए हैं कि डिप साइड के ऊपर अगर कोई वैल्यू स्टॉक्स मिल रहे हैं तो डेफिनेटली उसमें अपॉर्चुनिटीज जो मिल रही हैं उसको अवेल जरूर कर रहे हैं। सही। तो शहर साहब, जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ रही है इन हालात की वजह से, फिर एक्सपेक्टेड ये कि इंटरेस्ट रेट भी ऊपर जाएगा, तो अब ये सारे फैक्टर्स मिलके कितना हिट कर सकते हैं आने वाले दिनों में मार्केट को? देखिए, जहाँ तक इंटरेस्ट रेट की बात है तो अब ये बात तो ऑलमोस्ट डर है कि नजर आ रहा है सामने। जैसा टी बिल की यील्ड्स भी बढ़ी है, इन्फ्लेशन भी 7.5% के पास आ गई है और ऑयल प्राइसेस दुनिया में जिस तरह से बढ़ रहे हैं, सारी रिपोर्ट्स ये हैं कि ग्रोथ, दुनिया की ग्रोथ कम होने जा रही है। वहीं पाकिस्तान की जीडीपी ग्रोथ में भी हम 50% के करीब कुछ डिक्लाइन हम इसमें देख रहे हैं। तो मार्केट हम समझते हैं कि 100 बेसिस पॉइंट तक इनकॉर्पोरेट कर चुकी है। अगर 100 बेसिस पॉइंट से जायद की इजाफा होता है अगर इंटरेस्ट रेट के अंदर, तो मार्केट के लिए नेगेटिव होगा। ओवरऑल मार्केट इसको इनकॉर्पोरेट कर चुकी है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो एफबीआर के शॉर्ट फॉल हुआ है टैक्स टारगेट्स का, वो मार्केट के लिए ज़्यादा अहमियत का हामिल है। मार्केट उसको बहुत क्लोजली वॉच करिए। फिर आगे अगला जो बजट आने जा रहा है पाकिस्तान में, IMF के साथ ऑलरेडी हम कुछ कमिटमेंट्स कर चुके हैं जिसमें इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस में इजाफा होगा, जिससे एक बार फिर एनर्जी प्राइसेस बढ़ सकती हैं। मोबाइल फ़ोन दोबारा से इंपोर्ट होने जा रहे हैं, रिकंडीशन गाड़ियाँ दोबारा से पाकिस्तान में आएंगी, उसका इम्पैक्ट कुछ सेक्टर्स के ऊपर पड़ेगा, उसको क्लोजली वॉच करने की ज़रूरत है। लेकिन ओवरऑल अगर आप मार्केट की बात करते हैं तो हमारी कंट्री की जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो भी काफ़ी पॉजिटिव नज़र आ रहे हैं। रिजर्व हमने ऑलरेडी सिक्योर कर लिए हैं पाकिस्तान के $16 बिलियन के पास। सऊदी अरेबिया से आप तेल में के $3 अरब हमने हासिल करने में कामयाब हो गए। दूसरी तरफ IMF का प्रोग्राम भी वेरी मच इन लाइन है, तो रुपया भी हमारा मुस्तकिल नजर आता है। फिलहाल कोई नियर टर्म में इतना बड़ा मसला नहीं है। मार्केट काफी बेहतर परफॉर्म कर रही है, रिजल्ट भी अच्छे आ रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ मार्केट सेंटिमेंट बेस हुई है। और अगर ये जंग किसी तरह से खत्म होती है, दुनिया में अमन होता है, तो आप देखेंगे मार्केट 1,91,000 से गिरना शुरू हुई थी। लेकिन शहर साहब, ये हम जो एक फिस्कल ईयर का थर्ड क्वार्टर है, इसमें ऑलमोस्ट 14.5% से ज़्यादा मार्केट में डिक्लाइन आया है। और इस थर्ड क्वार्टर में जंग से पहले वाला भी कोई 25-30 डेज उसमें शामिल हैं। तो ये डिक्लाइन पहले से होना शुरू हो गया था। जनवरी में हम 190s में थे और फिर हम जब ये ख़त्म हुआ है तो ये 140s में आ गए। आज हम 170 से भी नीचे आ चुके हैं।
देखिए स्टॉक मार्केट हमेशा से फॉरवर्ड लुकिंग होती है। मार्केट ने अपना हाई किया था 1,91,000 का 26 जनवरी 2026 को। उसके बाद आपने देखा कि मॉनेटरी पॉलिसी स्टेट बैंक ने इस स्टेटस को बरकरार रखा जो मार्केट की तवक्का के मुताबिक नहीं था। उसके बाद से मार्केट में सेलिंग आई और ये जो प्रॉफिट टेकिंग और सेलिंग का सिलसिला 1,91,000 पे जब हमने देखा, मार्केट ये याद रखने की जरूरत है नॉन स्टॉप बढ़ी थी। लास्ट ईयर मार्केट ने 54% रिटर्न दिया और उससे पहले 85% रिटर्न दिया। मार्केट 40,000 से 70,000 तक आई और फिर 70,000 के बाद नॉन स्टॉप जिस तरह बढ़ना शुरू हुई थी, बीच में स्लाइटली कुछ प्रॉफिटिंग थी, लेकिन मेजर हमने डिक्लाइन देखा मार्केट में। 1,91,000 पे मार्केट गिरने के बाद 1,68,000 तक आ चुकी थी इस जंग से पहले जो 28 फरवरी 2026 को हुई थी। लेकिन उसके बाद आपने देखा कि मार्केट 1,45,000 तक भी गई, लेकिन मार्केट में रिकवरीज आ गई और अब जंग से पहले की सतह के ऊपर इस वक्त मार्केट ट्रेड कर रही है। इन दिनों मार्केट 1,74,000 भी अबूर किया था। तो मार्केट हम समझते हैं कि फंडामेंटल भी काफी स्ट्रांग है और मार्केट के टेक्निकल भी सपोर्ट कर रहे हैं मार्केट को। और मार्केट में हम देख रहे हैं जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो जो कि 10 से ऊपर चली गई थी, दोबारा 6.5 के पास मार्केट पी पे आ गई है। तो अट्रैक्टिव रेट्स हैं, सिर्फ और सिर्फ सेंटिमेंट्स हैं जिसकी वजह से मार्केट में प्रेशर आप बहुत बहुत शुक्रिया शहरियार भट्ट साहब, मैनेजर डार्सन सिक्योरिटीज़ हमारे साथ मौजूद। सुनिए इसी के साथ नाज़रीन आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।